बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, जिसके ज़रिए वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिसके ज़रिए वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कुछ कमांड इशू कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल उसने अगर प्रिंटर को एक्सेस करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ये सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, रैम, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सबको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितने भी आप प्रोग्राम्स या ऐप्स जो भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं या उनको मेमोरी की ज़रूरत होती है या सीपीयू की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किस वक्त रैम चाहिए है, किस वक्त हार्ड डिस्क चाहिए है, ये सब प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कल हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम उसके इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। इंटरफेस को हमने कल भी डिस्कस किया। इंटरफेस वो स्क्रीन होती है, वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पे यूज़र और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो यूज़र वहाँ पे उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। अब यूज़र जो है वो हार्डवेयर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा? डेफिनेटली यूज़र जो है वो कमांड्स इशू करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा। वो जो इंस्ट्रक्शन देता है, जिस जगह देता है, वो इंटरफेस कहलाता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके डिफरेंट तरह के इंटरफेसेस होते हैं। आपकी बुक में 2 तरह के इंटरफेसेस डिस्कस हुए हैं। हम एक तीसरा भी इंटरफेस है उसको भी डिस्कस कर लेंगे इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में। तो पहले इंटरफेस है जी CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर CLI इंटरफेस हो, कमांड लाइन इंटरफेस हो। वहाँ पे यूज़र को कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। यूज़र ने अगर किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है, फाइल को एक्सेस करना है, कोई कमांड इशू करनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, बातचीत करनी, कोई बातचीत मीन इंस्ट्रक्शन देना। कंप्यूटर और यूज़र आपस में क्या बातचीत करेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। ये इंस्ट्रक्शन की शक्ल में दी जाती है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, वो बातचीत कहलाती है। तो CLI के अंदर यूज़र को कमांड टाइप करनी पड़ती हैं। अगर यूज़र को कमांड्स याद नहीं या कमांड्स में कुछ मसला आता है या वो मिस्टेक करता है तो वो कमांड्स काम नहीं करती, वो कमांड्स काम नहीं करेंगी। यूज़र जो काम करवाना चाहता है कंप्यूटर से वो नहीं करवा सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो फाइल को डिलीट करना चाहता है, डेल जो उसकी और फाइल नेम उसकी अगर कमांड है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो CLI प्रोवाइड कर रहे हैं, जो CLI इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखें DEL के बजाय यूज़र ने DELL लिख दिया या DIL लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो फाइल यूज़र की डिलीट नहीं हो सकेगी। अब उसने अगर डेट देखना है, DATE कमांड है, ये एग्जांपल हम दे रहे हैं भी ऐसी कमांड DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर वो लिखता है डेट के बजाय DAT, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है तो उसको डेट वो नहीं देख सकेगा। अब इस तरह की कमांड्स होती हैं जो यूज़र को टाइप करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जो CLI इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे यूज़र को एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। यूज़र को कमांड्स टाइप उसी वक्त कर सकेगा करेक्टली जब वो यूज़र जो है उसको कमांड्स के बारे में पता होगा। जब कमांड्स के बारे में यूज़र को नहीं पता होगा, कमांड्स के बारे में यूज़र जो है उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, तो फिर वो कभी भी सही कमांड टाइप नहीं कर सकेगा। तो CLI एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे यूज़र को कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं, कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, उसके बगैर यूज़र जो है वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र ने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, कोई भी काम करना है, वो फास्टली कर सकेगा क्योंकि उसने कमांड लिखी, उसका काम हो गया। जबकि GUI दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यूज़र को वहाँ जाना पड़ता है, उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है, सर्चिंग मुश्किल या थोड़ा उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो DOS और यूनिक्स हैं।
अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफ़िकल्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है। इसको यूज़ करते हुए आपको, ये यूज़र को, ये जो भी यूज़ करना चाहता है उसको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एक्सपर्टीज़ के बगैर, नो हाउ के बगैर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजेबल नहीं है, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर बात कीजिए क्या आजकल भी यूज़ होते हैं, यस डेफिनेटली यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पीपल है, मोस्टली पीपल वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं। अब अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसके साथ भी डॉस इंस्टॉल हो जाता है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, तो वो CLI इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है जो डॉस है। तो दूसरा है जी MDI, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर जो इंटरफेस होता है उसमें मेन्यूज़ गिवन होते हैं, उन मेन्यूज़ के अंदर सब मेन्यूज़ गिवन होते हैं, और इन सब मेन्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए यूज़र अपनी जो डिज़ायर्ड जो उसकी कमांड है वो कंप्यूटर को इशू कर सकता है या इशू करता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को MDI या मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नॉवल नेटवेयर उसकी एग्जांपल है जी, प्रोडास एप्पल वन हो गया वो उसकी एग्जांपल है। अब बात करते हैं, आप लोगों ATM में जाते हैं, ATM मशीन में जब आप कार्ड अपना इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसके बाद देखें मेन्यूज़ आ जाते हैं, ये मेन्यूज़ ड्रिवन इंटरफेस है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है, यूज़र को मेन्यूज़ आ जाता है, यूज़र के लिए मेन्यूज़ खुलते हैं, उन मेन्यूज़ की मदद से यूज़र जो है वो जितने भी कि आपने पैसे निकलवाने हैं या आपने ट्रांसफ़र करने हैं या आपने बिलिंग करनी है या आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो मिनी स्टेटमेंट चेक करनी है, रिसीट चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे जो मेन्यूज़ आते हैं, इन मेन्यूज़ के ज़रिए सब मेन्यूज़ भी आ सकती हैं। और इस तरह डिज़ायर्ड जो आपकी ऑप्शन है, ये कमांड है, ये इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर को जाती है और कंप्यूटर उसके ऊपर एक्ट करता है। तो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस डिफरेंट होते हैं CLI से। मेन्यू ड्रिवन जो है वो इजी होते हैं, ईजियर देन CLI इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको यूज़ करना आसान होता है क्योंकि वो यूज़र को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती, यूज़र को जो है वो सामने मेन्यूज़ आ जाते हैं, उसके ज़रिए वो अपना सारा काम जो है वो कर सकता है, कमांड जो है वो कंप्यूटर को इशू कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी GUI, जो स्टूडेंट्स का फेवरेट भी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस के बाद है जी GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी मदद से, जिनमें क्या होता है, जिनमें मेन्यूज़ बने होते हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, और यूज़र जो है वो माउस के ज़रिए बटन्स को, आइकन्स को या मेन्यूज़ को क्लिक करता है और उसके ज़रिए वो डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ये कंप्यूटर को इशू करता है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। आप देखें विंडोज़ के अंदर जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, विंडोज़ है या लिनक्स है या मैकिन्टोश है, उसकी एग्जांपल है, तो विंडोज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखें विंडोज़ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। विंडोज़ के अंदर क्या होता है जी, आपके पास मेन्यूज़ होते हैं, आपके पास जो है वो आइकन्स बने होते हैं, माई कंप्यूटर का आइकन है, ये सारे आइकन्स हैं, रिसाइकल बिन का आइकन है, ये आइकन्स बने होते हैं। अब नीचे जो है वो स्टार्ट का बटन होता है, उस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, उसके अलावा जो है डिफरेंट मेन्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो आप माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, जो भी ऑप्शन, जो भी आपकी जो सेटिंग हुई है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद आप क्या करते हैं जी, वो आपका जब ड्राइव खुलती है, C या D ड्राइव की ऑप्शन, एक विंडो आती है, C D ड्राइव आप लिखा हुआ होता है, तो उसके अंदर जो है आप C ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे, C ड्राइव खुलेगी, D के ऊपर क्लिक करेंगे, D खुलेगी। तो जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है ईजियर टू यूज़, ये इनको यूज़ करना आसान है, इनके लिए कमांड्स को याद नहीं रखना पड़ता। ये यूज़र को ग्राफिकल जो है वो स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जबकि CLI जो होते हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करते, वो ऐसा इंटरफेस नहीं देते, वो यूज़र को जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो इंटरफेस या स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर यूज़र कमांड्स टाइप करता है। इसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है ये यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए जो मोस्टली जो पीपल हैं इन द वर्ल्ड वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। तो ये आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली जो टाइप है वो है DOS।
डास ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1980s में इसको डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप हुआ था। ये सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जाके भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी भी ये टर्म आई है तो उसको समझ लेते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके इस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक वक्त में अगर एक ही यूज़र एक्सेस कर सके तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकेंगे तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी सिंगल टास्किंग, यानी एक वक्त में एक ही टास्क, एक ही प्रोग्राम, एक ही जो प्रोसेस इसके अंदर काम करता है। यानी कि अगर हमने कोई भी दो प्रोग्राम जिस तरह है क्या कहते हैं, आपने डाउनलोडिंग करनी है और साथ में आपने वर्ड के ऊपर काम करना है तो ये दो टास्क हो जाते हैं। तो इसमें ये सिंगल टास्किंग है, सिंगल टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है इसके अंदर। ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। तो डास ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CLI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, CLI बेस्ड होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। अगर कमांड लाइन इंटरफेस होंगे तो यूज़र को क्या है, यूज़र को कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी। यूज़र को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बगैर एक्सपर्टीज़ के यूज़ नहीं कर सकता। उसको समझना होगा इन चीज़ों को, उन कमांड्स को। जिस तरह नीचे जो है वो कुछ कमांड्स जो है वो लिखी हुई हैं, ये आप देख लें DIR। अगर हमने फाइल्स देखनी है तो या डायरेक्टरीज देखनी है या फोल्डर जिसे आप कहते हैं देखनी है तो उसके लिए DIR कमांड है। उसके बाद है जी डेल कमांड, ये फाइल्स को डिलीट करने के लिए DEL कमांड है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कमांड काम नहीं करेगी। तो डेल कमांड अगर हमने फाइल्स को डिलीट करना है। उसके बाद है कॉपी, अगर हमने फाइल्स को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करना है, या अगर हमने डायरेक्ट उसको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल्स को कॉपी करना है। याद रखिएगा दो टर्म है, फाइल है, एक फोल्डर है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। फोल्डर के अंदर आप डाटा नहीं होता, उसके अंदर कोई कंटेंट्स नहीं होते, जबकि फाइल्स के कंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर डाटा होता है। वो आपकी मेमोरी के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो कंज्यूम करता है, स्पेस लेता है। जबकि जो डायरेक्टरी होती है वो उसके अंदर आप फाइल्स स्टोर करते हैं। उसके बाद है CD, अगर हमने डायरेक्टरी को चेंज करना है, किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो CD कमांड यूज़ की जाती है। उसके बाद है फॉर्मेट, अगर हमने पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करना है, क्लीन करना है, उसके अंदर डाटा ख़त्म करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट कमांड यूज़ की जाती है। आजकल विंडो में आपको ये सारा कुछ सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक से ये कमांड्स जो है वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, इसके पर्पज़ को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद रीनेम, ये फाइल्स को रीनेम करने के लिए, अगर हमने एक फाइल्स का नाम चेंज करना है, कुछ और रखना है, तो उसके लिए REN कमांड यूज़ की जाती है। तो ये टॉपिक था जी हमारा DOS के बारे में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1980s में डेवलप किया गया था, डिफरेंट वेरिएंट्स आए, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें डिफरेंट कमांड्स काम करती हैं। कमांड्स याद रखने के लिए यूज़र को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1960s में बेल लैब के अंदर डेवलप किया गया था, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर डेनिस रिची ने बनाया था, डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल लैब में 1969 के अंदर। ये मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद इसको रीडेवलप किया गया, इसको दोबारा बनाया गया असेंबली लैंग्वेज के अंदर 1973 में बेल लैब्स के अंदर ही डेनिस रिची लोगों ने इसको डेवलप किया था, इसको डिज़ाइन किया था। लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट फीचर्स के साथ असेंबली लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये बनाया गया था जी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग मीन्स के अगर हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हमने नेटवर्क बनाना है, तो देखें एक टाइम पे प्रिंटर लगा हुआ है, तो उसके रिसोर्सेज को अगर शेयर करना है, प्रिंटर को शेयर करना है, या हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है और उसके साथ जितने भी जो कंप्यूटर लगे हैं वो डम टर्मिनल है। टर्मिनल है, इनकी अपनी जो है वो सिर्फ उनके साथ मॉनिटर और कीबोर्ड ही, उनके अपना जो है वो प्रोसेसिंग नहीं है, उनके पास अपनी स्टोरेज नहीं है। तो फिर वो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उसके अंदर अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए उसको जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है, ये जो रिसोर्सेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो मल्टी यूज़र मीन्स के इसको आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें मज़ीद डिटेल से ये टॉपिक आएगा, उसको समझ भी लेंगे। तो मल्टी यूज़र का मतलब ये है, मल्टी यूज़र मीन के अगर सिस्टम के रिसोर्सेज को, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है चाहे हार्डवेयर रिसोर्स है, एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकें। अब डॉस में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यूनिक्स के अंदर ये फैसिलिटी है, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग ये है कि एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ये डाउनलोडिंग है और उसके बाद आप डाउनलोडिंग कोई चीज़ कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और साथ ही आप वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, आप उसके बाद जो है वो साथ ही आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगे हुए उसको लिसनिंग हो रही है। तो यूनिक्स के अंदर ये पॉसिबल है, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। डॉस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डॉस सिंगल टास्किंग है, जबकि आपका यूनिक्स जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद है जी मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वालों ने डिज़ाइन किया था। पोटैटो इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी है, एप्पल जो कंप्यूटर हैं एप्पल की प्रोडक्ट हैं, उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ये एप्पल के प्रोडक्ट के साथ काम करता है। ये GUI बेस्ड होते हैं, यानी इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे यूज़र जो है वो मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, विंडोज़ डिफरेंट विंडोज़ होती हैं जहाँ पे यूज़र जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके या क्लिक एंड गो करके जो है वो कमांड तक पहुँच सकता है। तो ये जो है 1984 में इसको बनाया गया था। उसके बाद इसकी डिफरेंट वेरिएंट इसके आए और उसके बाद जो है ये अभी भी इसकी डिफरेंट वेरिएंट है, और लेकिन इसका ये जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसको यूज़ करना, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ एप्पल के जो प्रोडक्ट है उसके लिए सिर्फ ये हेल्पफुल होते हैं, उसके लिए सिर्फ ये उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये विंडोज़ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास HP का कंप्यूटर है, डेल का कंप्यूटर है, तोशिबा का है, आपके पास जो भी लैपटॉप है, जो भी नोटबुक्स हैं, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भी आपके पास है, जिस कंपनी का भी है, जिस ब्रांड का भी है, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये हर एक के साथ काम करेगा। जो भी आपके पास जिस कंपनी का भी लैपटॉप या नोटबुक या आपके पास जो कंप्यूटर है, जिस कंपनी का भी है, विंडोज़ उसके साथ काम करती है। मैक का ये है कि वो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट के साथ काम करती है। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 में इसका पहला वेरिएंट 1.0 लॉन्च किया गया था। कुछ GUI जो है वो उसमें फीचर्स थे, फिर उसके बाद 2.0 आया, फिर 98 के अंदर इसका 98 वेरिएंट आया, फिर इसके जो है डिफरेंट वेरिएंट आते गए, और ये विंडोज़ 7 2009 में आया, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर विंडोज़ 8 आया 2012 में, और अब विंडोज़ 10 जो है इसका लेटेस्ट फीचर है। GUI बेस्ड है। सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन 85% वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो इसको यूज़ कर रही है, 85 to 90% पॉपुलेशन इसको यूज़ कर रही है, इसलिए बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो अब इसकी तरफ इसी यूज़र फ्रेंडली जो है ना इस फीचर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो यूज़र है वो सबसे पहली चीज़ देखता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। बाकी इसके अंदर खामियां डेफिनेटली हैं, इसके अंदर जो फ्लॉज हैं वो डेफिनेटली हैं, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं यूज़र फ्रेंडली होना, जिसका प्राइमरी गोल है वो अभी भी है यूज़र फ्रेंडली, और इसको जितने भी इसके वेरिएंट इन्हांस होते जा रहे हैं वो मोर यूज़र फ्रेंडली होते जा रहे हैं। अब XP इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, 98 इतना नहीं था, अब जितने लेटेस्ट वेरिएंट आते जा रहे हैं वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। अगर आप विंडो 3.0 या 2.0 या विंडो 95 की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं थी उसको, जबकि अब आने वाले जो वेरिएंट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो यूज़र फ्रेंडली होते जा रहे हैं। तो ये इसका प्राइमरी गोल ये है कि यूज़र फ्रेंडली हो। बाकी वायरस का इशू आता है या बाकी जो इश्यूज़ हैं इसके अंदर, इतना एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एज़ कम्पेयर टू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो प्रॉब्लम्स इसके अंदर डेफिनेटली हैं, लेकिन जो इसके अपने फीचर्स हैं यूज़र फ्रेंडलीनेस वो ऑलमोस्ट हर विंडोज़ में है और उसको ही मज़ीद इन्हांस किया जा रहा है। उसके बाद है जी लास्ट जो टाइप है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है, उसी से फीचर लिए गए हैं, तो ये GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वायरस का प्रॉब्लम नहीं आता। अब एक बात और आपको भी बताते चलें
कि इसमें देखें, ये आप कोई भी बंदा इसको, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल इसको नेट से फ्री में, इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जो है फ्री में डाउनलोड करें, अगर आपका उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, इसके साथ सोर्स कोड भी मिल जाते हैं। सोर्स कोड प्रोग्रामिंग का पोर्शन होता है, यानी आपको जो सामने जो चीज़ नज़र आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी भी चीज़ की, वो फ्रंट एंड होती है। जो बैक एंड है वो पीछे प्रोग्रामर की मेहनत होती है, उसका हार्ड वर्क होता है, वो आप नहीं देख सकते विंडोज़ वगैरह में। लेकिन ये जो लिनक्स वाले, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, वो साथ अपना सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं। अब यूज़र जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, यूज़र के पास ये राइट होता है। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसको आगे आप मजीद इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप देखते, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सपर्टीज़ हैं, प्रोग्रामिंग की एक्सपर्टीज़ हैं, आप देखते हैं 70% आपका काम इसके अंदर, 70% आपकी रिक्वायरमेंट ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह आप चाहते हैं इस तरह का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी 30% आप इसके अंदर ये 20% चेंजेस करना चाहते हैं, तो एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है, आप वो भी डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखें जो एंड्रॉयड फोन्स अभी आ रहे हैं, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यानी लिनक्स को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इन्हांस करके उन्होंने एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्रीली अवेलेबल है, नेट से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस सोर्स कोड, इसके साथ सोर्स कोड भी मिलते हैं। यानी वो इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं, वो आपको साथ में मिल जाती हैं। उसके मिलने से ये होता है कि आप ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है ये लिनक्स बेस्ड होते हैं, इसके अंदर चेंजेस करके जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस करके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम